अगर आप मेरे से पूछेंगे कि 6th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में हमने क्या सीखा है, तो वी डोंट रिमेंबर कि हम लोगों ने क्या सीखा है। हमने बस मार्क्स लाए और हमने एग्जाम पास कर लिए। हमें अब जरूरत महसूस होती है कि बच्चों को उस तरीके से ही पढ़ाया जाए जिससे कि उसका जो रिटेंशन लेवल है दैट इज मच मच हायर। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई एक्चुअली एक स्किल है कि अगर हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो लाइफ में वो स्किल हम कैसे इंप्लीमेंट करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कि जो हमारे सिलेबस है वो हमें पढ़ना ही है क्योंकि हमारे एग्जाम में से उसमें से पूछा जाएगा, वी हैव टू कंप्लीट इट। और हर बच्चे से मैं एक चीज़ पूछता था कि आप क्लास में आई कांटेक्ट क्यों नहीं करते हैं, तो उन सबका एक चीज़ कहना होता था कि सर ये जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है ना, इतना फास्ट पढ़ाया जा रहा है कि हमें समझ नहीं आता है। I have worked in SBI for more than 35 years and I retired as Assistant General Manager. So good afternoon and thank you all for investing your time over here. We will make sure that it will be a value added session for all the parents who are present here. And this I would like to introduce myself. This is me Anurod Ankit, the founder of Bada Class, and I am in this teaching field for the past 8 years. So quickly I would like to tell you a story कि what is the idea behind this project. तो मैं इस सेशन को मोस्टली हिंदी में रखना चाहूँगा क्योंकि आज का जो सेशन है ये मैक्सिमम पेरेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। सो दिस इज अ पेरेंट ओनली वेबिनार। तो इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल शॉर्ट में 1 मिनट के अंदर आपको ये आइडिया कहाँ से आया था ये मैं आपको बताता हूँ कि आई वॉज द एकेडमिक हेड ऑफ बालाजी करियर फाउंडेशन फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। और वहाँ पे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया था कि जो बच्चे थे ना वो सारे सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, एसएससी ऐसे बच्चे थे और एक क्लास में 200-300 बच्चे बैठे होते थे। तो जब मैं क्लास में जाता था या डिफरेंट टीचर जब क्लास ले रहे होते थे और उस क्लास में मैं कभी विजिट करता था तो देखता था कि बहुत सारे बच्चे 200-300 के भीड़ में सिर्फ 2 से 3 ऐसे बच्चे होते थे ना जो टीचर्स के साथ आई कांटेक्ट कर रहे होते थे। तो वॉइस नहीं आ रही अच्छे से। वॉइस नहीं आ रही है? नो सर। कि इस वॉइस की इशू है क्या? नो, एक बार आप रीज्वाइन कर लेंगे तो वॉइस क्लियर हो जाएगा क्योंकि वॉइस की इशू तो नहीं है जितना हमारा सिस्टम बता रहा है। एक बार आप रीज्वाइन कर लीजिए। ओके, और किसी को भी वॉइस का इशू आ रहा है क्या? एक बार आप रीज्वाइन कर लीजिए। ओके फाइन, चलिए। तो वहां पे उस भीड़ में मैं ये देखता था कि 200-300 बच्चे बैठे हुए हैं और सिर्फ 2 से 3 ऐसे बच्चे होते थे ना जो टीचर्स के साथ आई कांटेक्ट करते थे। तो आई कांटेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, अगर आप क्लास में बैठे हैं ना, अगर आप कॉन्फिडेंटली बैठे हैं तो आप टीचर्स के साथ आई कांटेक्ट करते हैं। बच्चे आई कांटेक्ट कब नहीं करते हैं? जब उनको ऐसा डर लग रहा होता है कि टीचर्स ने अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ टीचर्स ने अगर पूछ दिया, जो टीचर्स पढ़ा रहे हो टीचर्स ने पूछ दिया तो हम रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं। तो मैंने बहुत सारे क्लास के ओवर होने के बाद मैंने बहुत सारे बच्चों का सर्वे किया और हर बच्चे से मैं एक चीज पूछता था कि आप क्लास में आई कांटेक्ट क्यों नहीं करते हैं, तो उन सबका एक चीज कहना होता था कि सर ये जो चीज पढ़ाया जा रहा है ना, इतना फास्ट पढ़ाया जा रहा है कि हमें समझ नहीं आता है। तो देखिए होता क्या है कि जब बच्चे कॉम्पिटेटिव लेवल पे जाते हैं ना तो स्टार्टिंग में 1 साल या 2 साल के अंदर उन्हें सारा सिलेबस रिवाइज कराया जाता है। 1 साल मैक्सिमम जो सिविल सर्विसेज का जो प्रिपरेशन होता है वो 1 ईयर का होता है। उसमें स्टार्टिंग का जो 6 मंथ्स होता है ना उसमें बेसिकली 6 से 12 तक का जो एनसीईआरटी होता है ना वो रिवाइज कराया जाता है। तो मैं बच्चों से पूछता था कि आपने तो 6 से 12 तक का एनसीईआरटी तो पढ़ा हुआ है, तो उनका कहना होता था कि सर ये चीज स्कूल में पढ़ाया तो गया लेकिन हमें कुछ याद नहीं है कि क्या हमने पढ़ा। हमने बस मार्क्स लाए और हमने एग्जाम पास कर लिए, बट अगर आप मेरे से पूछेंगे कि 6th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में हमने क्या सीखा है तो वी डोंट रिमेंबर कि हम लोगों ने क्या सीखा है। तो वहां से एक आइडिया क्लिक हुआ था कि हम जो भी चीज पढ़ते हैं उस चीज को हम लॉन्ग लास्टिंग क्यों नहीं कर पाते हैं। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई एक्चुअली एक स्किल है कि अगर हम किसी चीज को सीख रहे हैं तो लाइफ में वो स्किल हम कैसे इंप्लीमेंट करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वहां से ये आइडिया मुझे क्लिक हुआ था और फिर मैंने इंडिया के अंदर एक प्रॉपर एक टीम क्रिएट किया। बहुत सारे अच्छे टीचर से मैंने बात किया कि सर एकेडमिक्स लेवल पे हमें कुछ ऐसा प्लान करना है, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लेके आना है जहां पे बच्चे के जो स्कूल का जो सिलेबस है, जो स्कूल का करिकुलम है, उसी के बेस पे हमें चीजों को प्रोवाइड करना है। बट प्रोवाइड ऐसे करना है कि दैट शुड बी अ लॉन्ग लास्टिंग, कि वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लास के बाहर भी आप यूज कर सकते हैं और 5 साल के बाद भी आपको वो कॉन्सेप्ट याद रहेगा। ठीक है, तो यहां से एक आइडिया क्लिक हुआ था और इस चीज को करने के लिए ना मैं एक छोटा सा गेम आप लोगों के साथ। ओके, तो एक छोटा सा गेम जो मैं पेरेंट्स के लिए लेके आया हूं
और उस गेम के साथ मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा एंड देन वी विल स्टार्ट दिस वेबिनार। और आज का जो वेबिनार है वो मैम स्टार्ट करेंगी, तो जस्ट आफ्टर दिस गेम मैं मैम को इनवाइट करूंगा जस्ट टू स्टार्ट दिस। देखिए, ये टेबल सबको दिख रहा होगा। इस टेबल के बारे में मैं बता दूं कि इस टेबल में ना 1 से लेके 25 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। इस टेबल में 1 से लेके 25 तक नंबर्स लिखे हुए हैं और 25 सेकंड का मैं आपको टाइम दूंगा। 25 सेकंड में आपको क्या करना है कि फर्स्ट यू हैव टू सी नंबर 1, देन 2, 1 कहां पे है, 2 कहां पे है, 3 कहां पे है, सो ऑन 25 तक आपको देखना है। आप खुद देखिए कि 25 सेकंड में आपने कितने नंबर्स तक पहुंच रहे हैं। तो मैं बोर्ड के सामने से हट रहा हूं, 25 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं और 25 सेकंड में आप इस एक बार गेम को खेल के देखिए कि आप किस नंबर तक पहुंचे हैं। स्टार्ट करना है 1 से, फिर 2, फिर 3, जंप नहीं करना है। 3 के बाद 6 दिख रहा है तो ऐसा नहीं, 3 के बाद हमें 4 ढूंढना है, फिर 5, 6 एंड सो ऑन। ओके, चलिए स्टार्ट। ओके, टाइम्स अप। तो आप पेरेंट्स बताएंगे कि आप लोग कितने नंबर तक पहुंचे हैं, हाईएस्ट किसका है। 15 तक कितने पेरेंट्स देख चुके हैं नंबर को? 15, 13। ओके, अब आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मुझे बताइए। अगर इसी टेबल को मैं ऐसे अगर लिख देता, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, फिर ऐसे मैं लिखता 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। अब अगर मैं आपको 25 सेकंड का टाइम दूं तो 25 सेकंड क्या आप 5 सेकंड में ही बता देंगे कि हाँ सर हमने सारा देख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो बस मैंने क्या किया था कि इस टेबल का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया था। बिल्कुल ऐसे ही बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन समस्या रहता है ना, मुझे टेबल याद नहीं होता है। टेबल उनको याद भी हो जाता है ना, तो अगर आप उनसे पूछेंगे ना कि 14 6 जा क्या होता है, एक्चुअली हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं 14 6 जा, लेकिन ये 6 जा गलत है। 14 6 आवर्स होता है वो, कि 14 टाइम्स 6 आवर, व्हाट इज द आंसर। ठीक है, लेकिन जो हमारा कॉलिक्वल लैंग्वेज है, जो हम लोग आम तौर पे बात करते हैं, तो 14 6 जा हर बच्चे को पता होता है। लेकिन उसी बच्चे से आप पूछिए ना 6 14 जा क्या होगा, तो वो बच्चा आपको नहीं बता पाएगा। वो बोलेगा कि टेबल तो हम 10 तक ही पढ़े हैं, 10 के आगे पता नहीं है। तो क्योंकि हम क्या करते हैं ना, उस स्किल को कभी मैच नहीं करते हैं। हम एक ही ओरिएंटेशन को फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन उसको हम डिफरेंट थॉट प्रोसेस से उसको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नहीं देखते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर इस टेबल को कोई पर्सन, इस पूरे टेबल को ना आपको ऐसे एक बार स्कैन करना है। आपको इस पूरे टेबल को क्या करना होता है, बस एक स्कैन करिएगा, और स्कैन करने के बाद ना दूसरी बार अगर मैं आपको सेम टेबल दूंगा तो फिर आप बहुत इजीली, आप अभी आप 15 तक पहुंचे हैं ना, आप 18 तक पहुंच जाइएगा। तो ये स्किल बस मैटर करता है। तो आज का जो हमारा सेशन है, इसी स्किल को सिखाने के लिए हमारे बीच में वंदना मैम आई हैं। तो आई वुड लाइक टू वेलकम वंदना मैम ऑन द स्टेज, एंड मैम हैज nearly 35 years of experience in the State Bank of India. She has served in the State Bank of India and she has retired from the post of Assistant General Manager, which is a dream post for many of us. Okay, so I welcome you, ma'am. Hello, good afternoon, everybody. My name is Vandana Sharma. Just as Mr. Anurod has just now introduced myself, I have worked in SBI for more than 35 years and I retired as Assistant General Manager. And I would say that State Bank is a grooming ground because it is such a dynamic institution and it grooms you a lot. But teaching has always been my passion because I started my career as a teacher only. In bank also I continued my teaching passion.
and more recently I'm associated with SBI. For the last 2 years, even after retirement, I've been attending the refresher courses for the staff at SBI and taking classes for them. So teaching has always been in my blood. So I'm lucky to be associated with this Bada class because it is a different institution which is going to impart different skills and knowledge to the students, which will help them in the present very competitive scenario. So let's start the session today. यहाँ आप सामने से चलिए, तो सबसे पहले लेट अस आस्क अवरसेल्व्स अ क्वेश्चन, आर मार्क्स इनफ फॉर द फ्यूचर? कि हमारा जो फ्यूचर में जब बच्चे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाएंगे या जब हाई स्कूल या इंटर के बाद जब वो किसी कंपटीशन में जाएंगे, वहाँ मार्क्स अगर किसी के 90+ मार्क्स हैं, 98% मार्क्स हैं, क्या वो सफिशिएंट है उस बच्चे को कंपटीशन में पास करवाने के लिए, या वो मार्क्स गारंटी हैं क्या कि बच्चा उस क्लास में जाने के बाद वो उतने मार्क्स लाने के बाद ही विल बी फिट फॉर द कंपटीशन? तो जो हमारा करंट सिस्टम है उसमें क्या रहता है, जो स्कूल्स हैं वो स्कूल्स रिलाई ऑन स्टेप मार्किंग वेयर पार्शियल क्रेडिट मैटर्स। उसमें जो चिल्ड्रन है, जो आजकल के स्कूल है, या लेट अस गो बैक टू अवर सोसाइटी, इवॉल्वमेंट ऑफ द सोसाइटी आल्सो लेट अस सी। शुरुआत में इट वाज अ जॉइंट फैमिली। जो बच्चा था वो बहुत बड़ी फैमिली के साथ रहता था, तो उसके बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट थोड़े सबसे सीखता था, तो स्किल डेवलपमेंट होता रहता था। उसके बाद न्यूक्लियस फैमिली भी आई, तो मदर यूज टू बी एट होम मोस्ट ऑफ द टाइम, मदर वाज नॉट वर्किंग, तो बच्चे की लर्निंग बहुत सारी तभी भी होती रहती थी, है ना, बिकॉज उसको फुल टाइम फुल अटेंशन मिलता रहता था। लेकिन उसके बाद सोसाइटी के इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ अब बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग। व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, तो चाह के भी हम लोग उतना समय बच्चों को नहीं दे पा रहे। उसके बाद बहुत सारे सोशल कमिटमेंट्स हो जाते हैं, एंड उस जिसके चलते जो हम चाहते हैं कि बच्चों को देना चाहें वो नहीं दे पाते, तो छोटा मोटा ये थोड़ा सा गैप वहाँ रह जाता है। और उसके चलते अब हमें ये महसूस होता है कि जो मार्क्स बच्चे अच्छे लाते हैं हमारे, अगर बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और अच्छे मार्क्स ला रहे हैं तो वी आर सेटिस्फाइड कि हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब वो कंपटीशन में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कंपटीशन में दे नीड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिपरेशन। तो इसलिए जो मार्क्स सिस्टम है वो अच्छा है बच्चों को, इट कीप्स मोटिवेटेड, उस पर बच्चों को पता चलता है कि बच्चे कितना याद कर रहे हैं, कितना लर्न कर रहे हैं। लेकिन जहाँ वो स्किल डेवलपमेंट की बात आती है कि वेदर वी आर प्रिपेयरिंग अवर चिल्ड्रन फॉर द कंपटीशन, वहाँ वी सी कि उसमें स्किल डेवलपमेंट या क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट जो है वो कभी कभी उसमें गैप हमें दिखाई देता है। तो स्कूल्स जो हैं दे रिलाई ऑन स्टेप मार्किंग, है ना, उसमें पार्शियल। इसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं या एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम बहुत एक को कभी कभी इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, कुछ टॉपिक्स को हम छोड़ देते हैं, बच्चों को ग्रेस मार्क भी मिल जाते हैं। और इफ इट या दूसरा सिस्टम में ग्रेडिंग सिस्टम है, ग्रेडिंग सिस्टम में तो यू हैव ए बैंड जिसमें कि हमें इतना भी नहीं पता चलता कि एग्जैक्टली हमारी गैप कहाँ रह गया। तो जो भी सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं, इट इज गुड फॉर कीपिंग अस मोटिवेटेड, और वो हमें एक एजुकेशन में जरूरी है। लेकिन जहाँ स्किल डेवलपमेंट की बात आ जाती है, वी ऑलवेज फाइंड कि वहाँ गैप रह जाता है। तो अब जब कंपटीशन में जाएंगे, जब अभी तो हम 2-2.5% का मार्क्स ग्रेस मार्क लेके हम पास हो जाते हैं, लेकिन इफ यू गो टू द कंपटीशन ना, तो वहाँ 2-2.5% में यू विल सी के देयर बहुत बहुत सारे लोगों के उतने मार्क्स होते हैं। 2 या 2.5 नंबर का जो मार्क्स का गैप रहता है कंपटीशन में, इट काउंट्स, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। उस लेवल पे यू विल फाइंड कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन आर उन्होंने उतने ही मार्क्स लिए हैं। तो आपको जो एक विनिंग एज के लिए आपको अपनी जो तैयारी करनी है, उसके लिए आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यू हैव टू डेवलप दैट स्किल। सो ये हमारा प्रयास है कि हम वो वाली स्किल बच्चे में शुरू से ही डेवलप करें। नाउ जो गैप है वो क्या है, वो फंडामेंटल मिसमैच हो जाता है बिटवीन हाउ स्टूडेंट्स लर्न एंड हाउ दे आर अल्टीमेटली टेस्टेड। तो बुक्स को पढ़ के या उसमें उसको याद करके और एग्जाम में अच्छे नंबर लाना इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन जब वो हमारी लर्निंग है
उस लर्निंग को व्हेन यू आर सिटिंग इन द कॉम्पिटिशन्स, तो उसमें आपको यू आर आस्क्ड इन द क्वेश्चंस इन अ डिफरेंट वे, है ना। एग्जाम में आपको यू मे बी आस्क्ड स्टेट क्वेश्चंस कि ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता है कि आपको ये लिखना है। बट इन कंपटीशन एंड इफ यू गो इन ओलंपियाड एंड कंपटीशन आल्सो, यू विल नेवर एवर फाइंड द डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते, वो क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, आपने जो सीखा है, आपकी जो स्किल है, आपकी जो लर्निंग है, यू हैव टू बी एनालिटिकल, आपका थॉट प्रोसेस उसमें चलेगा, एंड यू हैव टू अप्लाई योर स्किल टू फाइंड ए रिप्लाई टू द क्वेश्चन। तो अगर हमने उस तरीके से अपनी तैयारी नहीं की हुई है, तो डायरेक्ट ही क्वेश्चंस में हमें रिप्लाई करने का आदत है, तो वहाँ कंपटीशन में जाके हम लोग थोड़ा गैप में आ जाते हैं। और आज की डेट में कंपटीशन इज़ वेरी टफ। पहले अगर 50% पॉपुलेशन लेडीज, आज से आप 25-30 साल पहले भी देखेंगे, 25 साल पहले भी, तो लेडीज उतनी नहीं कंपटीशन में जाती थी। पर आज की डेट में 100% लेडीज एज वेल एज मेल्स आर इन द कॉम्पिटिशन्स। तो कंपटीशन मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो गया। तो इस समय हमारी ये ज़रूरत की हमारे कंसेप्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग क्लियर रहे, जिससे कि हम उसको जब डिफरेंट सिचुएशन में हमें उसमें अटेम्प्ट करना पड़े, तो क्लैरिटी ऑफ माइंड इज देयर, so that we are able to attempt those questions in a competitive examination. That's why we find कि only the marks are not the guarantee for success in competition. मैम इनको ना हम लोग एक एग्जाम्पल के फॉर्म में भी बता सकते हैं। जैसे अगर स्कूल में जो बच्चे होते हैं, तो स्कूल में अगर कोई क्वेश्चन आता है, अगर वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो होता क्या है मैम कि अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में बच्चे ने, वहां पे स्कूल में क्या होता है, स्टेप मार्किंग होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब अगर बच्चे ने ये सारा स्टेप लिखा है, बट लास्ट में अगर उसने आंसर रॉन्ग भी कर दिया, तो यहाँ पे स्कूल में ना स्कूल वाले उनको 2 या 2.5 मार्क्स दे देते हैं, ऐसा होता है। लेकिन ये चीज ना कंपटीशन में बिल्कुल आपने क्या लिखा है, क्या किया है, इससे मैटर नहीं करता है। अगर आपने यहाँ पे जो फाइनल आउटकम है वो अगर आपने यहाँ पे रॉन्ग लिखा, तो इट डजेंट लीड्स टू जीरो, इनफैक्ट इट लीड्स टू निगेटिव मार्क्स। तो हम लोग Yes. सीधा क्या होता है ना कि जो हमारा पॉजिटिव मार्क्स या तो जीरो पे भी हम नहीं आते हैं, इट लीड्स टू -0.25 और -0.33 अगर एक नंबर का क्वेश्चन है, तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। इसी डिफरेंस को मैम हमें समझना है, और ये जो डिफरेंस है मैम, इस चीज को समझाने के लिए वी कैन जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, कि जो रियल आउटकम है। So let us do a reality check. इस पे आइडेंटिफाइंग 2 लर्निंग आउटकम्स। हम ऑन एन एवरेज हमारा जो बच्चा है स्कूल में, एक वीक में 40 आवर्स के करीब हम वो स्कूल में उसकी स्टे रहता है। अब उसमें से अगर हम थोड़ा बहुत इस प्ले टाइम और रिसेस टाइम वगैरह निकाल दें, तो ऑन एन एवरेज 30 आवर्स पर वीक उसका स्टे स्कूल्स में रहता है। नाउ इफ वी आस्क, उस 30 आवर्स में भी वी प्रिज्यूम कि वो 1 घंटे का जो भी उसको टीचिंग होती है, जो भी उसको लर्निंग होती है, उसमें से 10 से 15 मिनट की उसको रिटेंशन कर पाता है ना। इफ यू प्रिज्यूम इट कि वो 10 से 15 मिनट का रिटेंशन कर पाता है, 10 मिनट का, तो 30 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई 10 मिनट्स, इसको मतलब 300 मिनट्स। 300 मिनट्स हो गया। और इसमें ऑलमोस्ट 5 आवर्स का उसको रिटेंशन वी प्रिज्यूम की बच्चे को, आउट ऑफ 30 आवर्स 5 आवर्स का रिटेंशन उसको होना चाहिए। लेकिन अगर आप उसमें बच्चे से कहें, उसको पेपर पे देंगे कि आपने जो भी पूरे वीक में पढ़ा है, कैन यू रिप्रोड्यूस इट, तो आप पाएंगे कि वो बच्चा 10-15 मिनट, 20 मिनट, 25-10, वो जहाँ तक मुझे लगता है कि मोर देन हाफ एन आवर कोई भी बच्चा भी नहीं लिख पाएगा। तो उसका नेट रिजल्ट ये है क्या कि 30 आवर्स उसने स्कूल में दिए एक वीक में, लेकिन जो रिटेंशन था वो उसका हार्डली हाफ एन आवर का रहा। तो इसलिए जो हमें अब जरूरत महसूस होती है कि बच्चों को उस तरीके से ही पढ़ाया जाए जिससे कि उसका जो रिटेंशन लेवल है दैट इज मच मच हायर। तो मैम उसका हम लोग ना हाँ, आज गार्जियन से ऐसे बोल सकते हैं ना कि आज आप लोग एक प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैम ने कितने अच्छे तरीके से बताया कि बच्चा जो है वो 40 आवर्स के लिए एक वीक में स्कूल जाता है। लेकिन चलिए 40 आवर्स में ना अगर हम मानते हैं कि 5 डेज का भी स्कूल होता है, तो 5 डेज या कहीं कहीं के 6 डेज का स्कूल होता है। 40 आवर्स में भी हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं कि 10 घंटे का वो रेसेस होगा, कोई प्ले क्लासरूम वगैरह सब होता है ना,
इसमें भी हम 10 आवर्स माइनस कर देते हैं, तो 30 आवर्स के लिए तो एक वीक में बच्चा लर्निंग के लिए स्कूल जा रहा है ना। और 1 घंटे का लर्निंग का जो हम आउटपुट जो मेजर कर रहे हैं, लेट सपोज हम 10 मिनट ही मानते हैं कि बच्चे जो 1 घंटे की क्लास दे रहे हैं ना, इसमें से बच्चा 10 मिनट हमारा सीख रहा है। तो 1 घंटे में अगर आपका बच्चा 10 मिनट सीख रहा है, तो पूरे वीक में 30 आवर्स के क्लास में बच्चे ने 300 मिनट सीखा, मतलब इट इज इक्वेलेंट टू 5 आवर्स। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच ऐसा कर सकते हैं कि आज आप सब अपने बच्चे को ना एक कॉपी और एक पेन दे दीजिए और बोलिए कि आपने जो प्रीवियस, बहुत पहले जाने की जरूरत नहीं है, ये जो वीक अभी आपका जस्ट जो बीता है ना, इस वीक में आपने क्या सीखा है, बस आप कॉपी पेन पे लिख दीजिए, ठीक है। और आप उस चीज को एक बार जस्टिफाई करिए कि जो बच्चा 40 आवर्स में आपने स्कूल भेजा है, क्या वो बच्चा उस चीज को 5 घंटे में आपको बता पा रहा है। अगर बच्चा बता रहा है तो देन इट्स ओके, लेकिन अगर बच्चा आपको 5 आवर्स का टोटल वो आपका आउटकम नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, अगर वो बच्चा सिर्फ आपको 10 मिनट ही बता पा रहा है कि हमने ये सीखा है, 15 मिनट ही बता पा रहा है कि ये सीखा है, या 2 घंटे ही बता रहा है, तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। हमें इन चीजों को ना अभी समझने की जरूरत है। इसी चीज के लिए ना मैं एक, जो हम लोगों का एजुकेशन है ना, इसका ट्रू पर्पस क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करूंगा। कि देखिए, स्कूल जो है ना, नो डाउट स्कूल के पास बहुत सारा करिकुलम होता है, उन्हें उस करिकुलम को कवर करना होता है। अब उस करिकुलम में ना सिलेबस भी होता है। तो दो तरीके से ना हम लोग इस चीज को डिवाइड करते हैं। एक होता है कि सिलेबस, ओनली सिलेबस कवरेज। अब जब आप सिलेबस कवरेज की बात करते हैं ना, तो जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी गार्जियंस हैं, उनका जो फोकस होता है ना, वो आज के डेट में क्या होता है कि बच्चे का पेपर है, बच्चे का एग्जाम है, तो क्या बच्चे ने पूरा सिलेबस कवर किया है कि नहीं किया। तो सिलेबस कवरेज को ना वो चेकलिस्ट के फॉर्म में देखते हैं कि अच्छा, मैथ्स का सिलेबस हो गया, सोशल साइंस का सिलेबस हो गया, इंग्लिश का सिलेबस बचा हुआ है, जल्दी जल्दी इंग्लिश के क्वेश्चंस को रट लो, याद कर लो, फिर ये खत्म। और इसमें क्या होता है ना कि अगर हम सिर्फ सिलेबस कवरेज में फोकस करते हैं ना, तो हम लोग हमेशा एक जल्दी में रहते हैं कि हमें जल्दी जल्दी सिलेबस को खत्म करना है, विदाउट नोइंग द फैक्ट कि हम लोग उस चीज को एक्चुअली में लर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा पार्ट होता है, वो होता है डीप अंडरस्टैंडिंग का, जो कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, और ऐसा लर्निंग जो लास्ट करे फॉर एवर। जैसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं कि इवेपोरेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो बच्चे को क्लास 5th में और 6th में पढ़ाया जाता है, इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट, वेपराइजेशन का कॉन्सेप्ट। और हर बच्चे से आप पूछिए ना कि पानी किस टेम्परेचर पे बॉयल होता है, तो हर बच्चा आपको बताएगा कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। अब आप उससे एक छोटा सा ना, इवेपोरेशन का उसने डेफिनेशन तो याद कर लिया है, रट लिया है, अब उससे आप ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने को बोलिए। जैसे गर्मी के टाइम पे ना आप छत पे चले जाइए उस बच्चे के साथ, और उस बच्चे को बस आपको इतना बोलना है कि 1 मग पानी जो है ना वो छत पे फैला दीजिए, और बेयर फुटेड मतलब नंगे पांव छत पे जाइए। और आपने पानी को क्या किया, छत पे फैला दिया। फैलाने के बाद वो 10 सेकेंड में वो पानी क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप बच्चे से बस ये पूछिए कि अभी जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे पानी इवेपोरेट हुआ, ये इसका टेम्परेचर क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस था। अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस होता तो आप नंगे पांव छत के फर्श पे तो खड़े नहीं होते, तो 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं था। तो बच्चा जो रटता है ना कि पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, फिर इवेपोरेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन क्या होता है, ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये बच्चा सिर्फ रटने से बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, उसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो रहा है। और ठीक है, फिर ऐसा लगता है कि अभी तो बच्चा छोटा है, बाद में पढ़ लेगा। लेकिन ये इवेपोरेशन चैप्टर जो है, ये बाद में आप 12th क्लास में नहीं पढ़ेंगे। और 12th क्लास में जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट लैटेंट हीट वगैरह पढ़ते हैं, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो फिर वहाँ जाके क्लास 12th के अंदर, क्लास 11th के अंदर फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना शुरू करता है आपका बच्चा। अभी क्या होता है, जैसे मैम ने पूछा ना, आर मार्क्स एनफ फॉर द फ्यूचर, अभी हम लोग उस मार्क्स को ले भी आए, याद करके ले भी आए, लेकिन उस चीज को फ्यूचर में क्या बच्चा इंप्लीमेंट कर रहा है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो लास्ट कर रहा है कि नहीं। मेरा मेन जो मकसद है, मेन जो फोकस है इस चीज को स्टार्ट करने से पीछे, वो यही लॉजिक है कि हम जो भी पढ़ते हैं, क्या हम उस चीज को रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा अगेन क्वेश्चन पुट करना चाहता हूं। अगर मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा 3 + 3 + 3 एंड दिस इज इक्वेलेंट टू 333, और मैंने बस सिंपल, आप
ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, आप अपने बच्चे से पूछ सकते हैं कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा, इवेलुएट इवेलुएट दिस इन वन लाइन। क्या एक लाइन में आप इसको इवेलुएट कर सकते हैं? तो अब बच्चा जो है ना, वो आपका ये देख रहा है, वो सोच रहा है कि हमने इसमें स्क्वायर करेंगे, इसमें क्यूब करेंगे, ऐसा कुछ होगा, तब ये आंसर आ सकता है। कोई बता सकता है कि क्या इसको हम एक लाइन में इवेलुएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? एनीवन? इसको हम एक लाइन में कैसे इवेलुएट करें, कोई बता सकता है? नहीं। चलिए मैं बताता हूं इसको इवेलुएट। अब कोई भी बच्चा जो है ना, इक्वेशन तो हर बच्चे पढ़ते हैं ना, थर्ड फोर्थ से इक्वेशन पढ़ाना स्टार्ट हो जाता है, इनफैक्ट सेकंड और थर्ड में भी इक्वेशन बच्चे को बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इवेलुएट करना है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू, ये इवेलुएट हो गया। ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, कि ये जो अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, ये इक्वेशन जब बच्चा पढ़ता है तो हमेशा हम लोग किस चीज पे फोकस करते हैं? इक्वल टू पे। लेकिन ये भी तो एक इक्वेशन है ना, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये भी तो एक इक्वेशन है। तो हम लोग जो पढ़ते हैं ना, हमेशा रोट लर्निंग पे फोकस करते हैं। तो हमारा फोकस कैसा होना चाहिए? कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे। हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, उस चीज को हम रियल लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ओके। चलिए, तो स्किल गैप्स जब हम केवल मार्क्स पे फोकस करते हैं तो हमारे स्किल गैप्स क्या रह जाते हैं? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस हेयर। इसमें स्कूल करिकुलम में जब हम काम कर रहे होते हैं या स्कूल करिकुलम पे जब हम फोकस कर रहे होते हैं, तो वी फोकस लार्जली ऑन द सिलेबस कंप्लीशंस। अब ये कंस्ट्रेंट है हम लोग के साथ, क्योंकि जो हमारे सिलेबस है वो हमें पढ़ना ही है, क्योंकि हमारे एग्जाम में से उसमें से पूछा जाएगा, वी हैव टू कंप्लीट इट, और उसको पढ़ना है तभी हमें मार्क्स मिलेंगे। तो हमारा जो होता है कि हम लार्जली सिलेबस को कंप्लीट करना, उसको याद रखना, उसको याद करना, इस पे ही फोकस करते हैं। एंड बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, उसके बाद फिर बोर्ड का हम टैन देखते हैं, बोर्ड का पैटर्न देखते हैं कि हमारे बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, उसी तरीके से हम अपने को तैयार करते हैं। उसमें से भी जो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, या हमें इसको ये ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, या टफ लग रहा है, हम उसको छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा, हमने ये वाला टॉपिक अगर छोड़ भी दिया, इसमें से क्वेश्चन भी आया तो कितने का आएगा? 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का। तो 10 मार्क का अगर हमें नुकसान भी हुआ, वी विल इवन गेट थ्रू, कि हमें उतने मार्क्स तो मिल जाएंगे जिसमें कि हम पास हो जाए। तो हम जब वो इस तरह से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं स्कूल करिकुलम में, तो गैप हम खुद भी क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम पूरे पूरे करिकुलम को बहुत अच्छे से नहीं करते, उसको हम अच्छे से कंसेप्चुअल लर्निंग के रूप में नहीं करते। हम उसको जब करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो हम बोर्ड एग्जाम में कैसे पास होना है, उसकी टेक्निकलिटीज पे हम ज्यादा चले जाते हैं, है ना। जब हम टेक्निकलिटीज पे ज्यादा चले जाते हैं तो हमारा जो लर्निंग है वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है, क्योंकि वी ट्राई टू फाइंड आउट हाउ टू गेट गुड मार्क्स। तो नंबर पर जब हम फोकस करते हैं तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है या कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन है, उस पर थोड़ा हमारा फोकस कम हो जाता है। अब उसके कंपैरिजन में ये स्कूल में आपने अच्छा याद करके अच्छे मार्क्स ले लिए, दैट इज वन स्टोरी। अब जब आप ओलंपियाड स्टैंडर्ड्स में अगर आप जाते हैं तो वहाँ आप क्या फेस करते हैं? डिमांड्स डीपर थिंकिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसमें जो है ना, आपको बिल्कुल सीधे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, जैसे कि अभी अनुरोध जी ने आपको 3+3 = 333 ये वाली प्रॉब्लम बताई। अब वहां उसमें नो बडी कुड आंसर दिस क्वेश्चन, सबको पता था कि ये गलत है, लेकिन क्योंकि उस तरह से हमने उस तरह से लर्निंग नहीं हुई है तो हम उसमें उलझ गए। अब इसी तो जो ओलंपियाड स्टैंडर्ड्स में आपको डीप थिंकिंग, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, तभी यू विल बी कॉन्फिडेंट कि जो ये गलत है तो गलत है, क्योंकि इसका और कोई आंसर नहीं हो सकता। तो उसमें डीपर थिंकिंग की आवश्यकता होती है, फिर पैटर्न रिकॉग्निशन होता है, फिर उसमें मतलब आपने जो भी सीखा है, इट विल बी अप्लाइड इन ए डिफरेंट सिचुएशन। वो क्वेश्चन आपको डिफरेंट तरीके से दिया जाएगा, जिससे कि आपको वो पैटर्न को याद रख के उसको वहां अप्लाई करना होगा। यू विल नेवर बी आस्क्ड द स्ट्रेट क्वेश्चंस ओवर देयर। तो वो पैटर्न रिकॉग्निशन आपको आना चाहिए, और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये होता है कि आपको डिफरेंट तरीके के, आपको घुमा फिरा के चीजें दी जाएंगी। यू हैव टू उसको प्रॉब्लम में जाना है, उसको यू हैव टू टेक इट एज अ चैलेंज, उस प्रॉब्लम में जाना है, देन यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दैट, जो कि हम स्कूल लर्निंग में चाह के भी नहीं कर पाते। इवन इफ वी वांट इट ना, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस का कंस्टेंट बहुत होता है, उसके बाद फिर मार्क्स का भी कंस्टेंट रहता है।
लेकिन ओलंपियाड स्टैंडर्ड्स में आपको उस चीज की जरूरत पड़ती है। अब इससे भी ऊपर अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं तो यहाँ आपको डीपर थिंकिंग, पैटर्न रिकग्निशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये आ गया। लेकिन कंपटीशन में तो और भी आपके लिए टफ हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन में तो यू हैव टू हैव स्पीड विद एक्यूरेसी, है ना। आपकी स्पीड, आपको अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं तो एक लिमिटेड समय मिलता है जिसमें कि आपको करना है, और अगर आप उसमें भी एक आध क्वेश्चन भी गलत करते हैं तो यू गो फॉर नेगेटिव मार्किंग आल्सो। तो उसमें आपको स्पीड, एक्यूरेसी और जो भी आपकी लर्निंग है ना, क्योंकि स्टेट क्वेश्चंस यू विल नेवर बी आस्क्ड ओवर देयर। आपको बहुत सारी एक्चुअल सिचुएशन दी जाएंगी, उसमें आपको बहुत सारी एक्चुअल सिचुएशन, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स या एक्चुअल प्रॉब्लम्स दी जाएंगी इन विच यू हैव टू अप्लाई योर लर्निंग, देन यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दैट। मैम इसके लिए ना हाँ। हम लोगों ने एक केस स्टडी किया हुआ है, तो अच्छा। इनको एक केस स्टडी के फॉर्म में बताते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है। हाँ। जैसे अगर हम सिर्फ स्कूल करिकुलम की बात करते हैं तो ये एक केस स्टडी है। लेट्स सी हियर कि यहाँ पे ना हम लोगों ने जो स्कूल का जो आपका करिकुलम है, तो स्कूल का जो एंड टर्म एग्जाम होता है इसके लिए हम लोग क्लास वाइज कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। और ये जो इफेक्टिवनेस है, आप देख सकते हैं कि अगर किसी गार्जियन के मन में ऐसा आता है ना, माइंड में ऐसा आता है कि नहीं मेरा बच्चा कंपटीशन की रिक्वायरमेंट है क्या, मेरा बच्चा तो प्राइवेट प्राइवेट जॉब में जाएगा। किसी गार्जियन के मन में आता है नहीं कंपटीशन की रिक्वायरमेंट है, मेरा बच्चा तो गवर्नमेंट जॉब में आएगा। तो प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब दैट डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द स्किल। तो हम लोग यहाँ पे ना बस स्किल कैसे डेवलप किया जाए इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और उसी चीज को समझाने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने केस स्टडी किया है, जिसके बेसिस पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए ये 5th स्टैंडर्ड का ना मैथमेटिक्स का स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, और ये काफी रेपुटेड स्कूल का क्वेश्चन है। मैं स्कूल का नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, बट ये काफी रेपुटेड स्कूल का क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को देखेंगे ना, तो बच्चे से क्या पूछा जा रहा है कि किसी नंबर का डबल करने पे 88 है तो उस नंबर का हाफ क्या होगा, अगर आप इस नंबर के प्रेडिसेसर में 10 ऐड करेंगे तो क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस स्कूल में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो एक क्वेश्चंस है ना कि 50 से इसको डिवाइड करिए, 200 से कितने को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। ठीक, ये तो हमारा सिर्फ और सिर्फ करिकुलम का पार्ट हो गया, और इसमें मुझे इस करिकुलम से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्कूल के पास खुद भी उस करिकुलम को कवर कराने के लिए बहुत सारा चीज होता है स्कूल का। लेकिन स्कूल का जो सिलेबस होता है ना, वो आज के डेट में मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और मिनिमम रिक्वायरमेंट से आप अल्टीमेट रिजल्ट को अचीव नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग इसी चीज को देखते हैं कि 5th स्टैंडर्ड के अंदर, मैम ये ओलंपियाड में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 5th स्टैंडर्ड ओलंपियाड में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक कोड लैंग्वेज में मैनुअल को इस तरीके से कोड किया गया है, ऐसे ही ट्रायंगल को इस तरीके से कोड किया गया है, तो 5 का कोड क्या होगा। ये 5th स्टैंडर्ड के ओलंपियाड का क्वेश्चन है मैम, जो सिल्वर फाउंडेशन के द्वारा जो ऑर्गेनाइज कराया जाता है ना इंटरनेशनल ओलंपियाड, उसकी क्वेश्चन है। और आप देखेंगे मैम कि सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल में सीजीएल, जिससे बच्चे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह बनते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर बनते हैं, उस एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉन का कोड ऐसा लिखा हुआ है, रोम का कोड ये लिखा हुआ है, तो रैंडम को कोड कैसे किया जाएगा। तो अब देखिए आपका बच्चा अगर 5th स्टैंडर्ड में है, तो अगर हम सिर्फ स्कूल के अंदर उनके सिलेबस को कंप्लीशन की बात करते हैं, तो सिलेबस कंप्लीशन वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि जब तक आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं करेंगे आपके पास एक आइडिया जनरेट नहीं होगा। लेकिन उस सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ ना आपको क्या करना है, एकेडमिक्स के साथ साथ कुछ स्किल्स को भी मिक्स करते जाना है। धीरे धीरे आप स्किल्स को मिक्स करेंगे ना, क्योंकि एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा, अगर हम 3 बच्चे को यहाँ पे खड़ा करें, एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा सिर्फ स्कूल पे फोकस करता है, स्कूल के सिलेबस को कवर कर रहा है, एक स्कूल के सिलेबस के साथ साथ अगर वो ओलंपियाड के ऐसे क्वेश्चंस को भी डील कर रहा है, तो आप देखिए कि इस दोनों में किस बच्चे का ग्रोथ फास्ट होगा। ग्रोथ का मतलब किस बच्चे ने स्किल ज्यादा डेवलप किया है। ऐसे मैं आपको दूसरे क्लास का भी एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आप देखिए कि 6th स्टैंडर्ड में ओलंपियाड के अंदर एक क्वेश्चन आया है इस तरीके से कि शैलेंद्र इज शॉर्टर देन केशव बट टॉलर देन राकेश। ये छोटा छोटा सा क्वेश्चन है ना, माधव इज टॉलेस्ट, आशीष इज अ लिटिल शॉर्टर देन केशव, इस तरीके का क्वेश्चन है मैम। और यही आप देखेंगे कि जो हमारे देश में सबसे टफ एग्जाम माना जाता है यूपीएससी, ये यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है। ऐसे सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है, ए इज टॉलर देन बी एंड सी इज टॉलर देन ए। मतलब जब हम बोलते हैं कि कोई भी कंपटीशन इट रिक्वायर्स कि हमें 6th से 12th लेवल तक का जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, जो फाउंडेशन है, वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो एक्चुअली वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, वो उस चीज को फुलफिल करते हैं।
लेकिन क्या हम सिक्स स्टैंडर्ड में उस स्किल को ग्रो कर पा रहे हैं, उस स्किल को डेवलप कर पा रहे हैं? अगर हम कर पा रहे हैं तो दैट्स ओके, लेकिन अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो देन वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट कि हमें उस चीज को कैसे करना है। ऐसे ही मैम एक क्वेश्चन ना सेवेंथ ओलंपियाड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये काफी कॉमन क्वेश्चन है। एक सीटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन है कि पी इज इन द मिडिल ऑफ वन रो, यू इज टू द लेफ्ट ऑफ एस एंड फेसिंग आर। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लास सेवेंथ ओलंपियाड में। और आप देखेंगे कि कैट 2018 के अंदर एक ऐसे ही क्वेश्चन आया है कि 8 पर्सन्स दे आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो। तो बच्चा सिर्फ आपका जब तैयार होता है ना, जब स्किल डेवलप होता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि बच्चा सिर्फ कंपटीशन। अब कंपटीशन आज के डेट में आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, हर जगह ना कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट ही आपको मिलेगा, और आपके अंदर जितना अच्छा स्किल होगा ना, उतना आप कंपटीशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, मैं एक दो क्लास का और आपको, जैसे यहाँ पे क्लास नाइन्थ का एक क्वेश्चन ओलंपियाड के अंदर, ये सारे जो क्वेश्चंस मैम आप देखेंगे ये सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। ऐसे ही टेंथ स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ओलंपियाड के अंदर का क्वेश्चन आया है। अब होता क्या है कि मैम हमें टेंथ में ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, और उसके फॉर्मूला को हमें रटवा दिया जाता है कि यू जस्ट क्रैम द फॉर्मूला। लेकिन उसी का जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होता है ना, ये देखिए ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है कि सर्टेन स्ट्रेन ऑफ वायरस अकर्स 3 टाइम्स एवरी 25 मिनट्स। तो ये 729 टाइम्स हो गया, तो इट्स इनिशियल वैल्यू तो कितने टाइम में हुआ? अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर किसी बच्चे का जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, तो ही विल हार्डली टेक 5 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 5 सेकेंड। ओके, तो मैम यहां पे हम लोगों ने ये देखा ना कि एक हमारा स्कूल लेवल है, और एक हमारा ओलंपियाड का लेवल है, और एक हमारा कंपटीशन का लेवल है। अब ये कोई भी कंपटीशन हो, Sir, कोई भी can I, कंपटीशन। can यस, I interrupt for a minute? यस, 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 बिल्कुल। Uh, Sir, actually, I understand the current situation, what you are saying, what we are seeing even in the school. यस, And the thing is that we are somehow we feel like blank what is happening in the school and what is like our kid is conveying to us. There is a gap. Obviously, there will be a gap. But I'm little trying to understand like what is the agenda of this session. So I'm just facing little मैम। difficulty to ओके मैम। understand it. मैम इस सेशन का एजेंडा यही है कि अभी ना हमें अपने बच्चे का जो गैप है ना, उस गैप को डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो Definitely. प्रॉब्लम्स है ना, ये इनविजिबल प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम अभी हमें दिख नहीं रहा है। जैसे आपने बोला ना कि हाँ, आई आई जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट, कि बच्चा मुझे उतने तरीके से बता नहीं पा रहा है, लेकिन इसका जो रिपरकशन होगा फ्यूचर में, अभी आप उस चीज को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जो Mm, इनविजिबल प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। और मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के पीछे जो सबसे फर्स्ट आइडिया मेरे दिमाग में जब क्लिक किया था ना, तो मैं बालाजी mhm, करियर फाउंडेशन का एकेडमिक हेड था, और वहां पे वो सारे बच्चों के बीच में मैंने देखा कि 200-300 के बच्चे जो सिविल mm, सर्विसेज का प्रिपरेशन करने आए हुए हैं, वो आई mm, कांटेक्ट नहीं करते हैं। और उनको पढ़ाया क्या जा रहा है, तो 6 से 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है, और उसके mm, अंदर भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं जनरेट हो रहा है, तो वो आगे mm, उसके बाद कैसे करेंगे? तो उनका सबका एक बेसिक फंडा यही था कि सर हमने पढ़ा तो है, मैंने पूछा उनसे तो उनका सबका एक ही था, हमने पढ़ा तो है, बट द थिंग इज दैट कि ये सर हमें कुछ भी याद नहीं है कि हमने 6 से 12 तक में क्या पढ़ा है। तो मैम मेरा जो आज का जो फंडा है ना, ये mm, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के पीछे जो लॉजिक है वो यही है कि अगर आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं ना, तो उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़े। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सिलेबस कंप्लीशन के लिए पढ़े। और गार्जियन mm, के लिए आज ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मैम ने भी बताया ना कि बच्चे 30 आवर्स का जो आउटपुट है, क्या आप mm, कभी आपने इस चीज को प्रैक्टिकली किया है कि आपने बच्चे को एक पेन कॉपी दिया हो और आपने बच्चे से बोला हो कि आपने जो भी स्कूल में सीखा है ना, आप उसको लिख mm, दीजिए? आपने कभी ये mm, प्रैक्टिकली किया है? आप उस बच्चे को कैसे जज करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, कि बच्चा मार्क्स mm. कितना ला रहा है। अगर बच्चा 85%, 90%, 95% मार्क्स ला रहा है, देन इट्स ओके। मैम मार्क्स लाना दैट्स गुड, आई ऑल्सो अप्रिशिएट दैट। लेकिन सिर्फ मार्क्स लाने से क्या बच्चे का स्किल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन Understood, का understood. एनी मोर का, यस।
No, it's really helpful. Even truly said, like when we see the marks of our kid, then only we will come to know how they are learning and they are understanding things. But the thing is that we are somewhere it is blank. Like when they come back from school and we ask what happened in the school, they are not even able to tell even end to end. Even not Yes, hardly not even 2 minutes and 5 minutes. They are not able to tell us मैम what happened in मैम this school. that's the problem which you have to identify कि why so why are you sending your kid to school? You are investing 7 to 8 hours Mm, and the time is very mm, precious. So you must definitely. understand na कि what is the problem behind it? Why the students are Mm-hmm. not accepting what they are being delivered in the classroom? Mm-hmm. There is the problem. We have to identify that problem. एंड मैम आपको मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल के फॉर्म में बताता हूँ कि आप ना उस बच्चे को ना 3 आवर्स के लिए कोई अच्छा सा मूवी दिखवाने ले जाइए, जो उस बच्चे का जो इंटरेस्टिंग मूवी है ना, उस मूवी के लिए आप उस बच्चे को लेके जाइए और 3 घंटे के बाद आप उस बच्चे से पूछिए ना कि आपने इस मूवी में क्या सीखा। वो आपको एग्जैक्ट टाइम के साथ आपको सब कुछ बता देगा कि हमने इस मूवी में ये सीखा। इट मीन्स कि हिज माइंड इज ब्रिलियंट, माइंड में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी भी बच्चे के Mm-hmm. mind में प्रॉब्लम होती ही नहीं है। ये हम लोगों का ना एक मिसकंसेप्शन है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बच्चा बहुत वीक है। इट्स ऑल अबाउट कि बच्चे को क्या इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और उस चीज को इंटरेस्टिंग तरीके से बताया जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मूवी 100% agree, sir. 100% agree. My daughter seen only one movie that is past 3 years back, but still, if I ask anything, so she will tell word to word. यस मैम। So, 100% agree with you. मैम तो कॉन्सेप्ट यही है कि उनको उस तरीके से ना आप इंटरेस्टिंग तरीके से चीजों को बताइए। जैसे अभी मैंने आपको Mm. अभी अगर आप मेरा पूरा सेशन देख रहे होंगे तो वहां पे Mm. इवेपोरेशन वाला मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था। Yes, अगर yes, आप yes. हाँ Yeah, yeah, I heard यस, it. तो उसमें क्या है ना कि बच्चे को ना जब आप प्रैक्टिकल वे में आप उसको बोलते हैं ना, जैसे हम लोग जैसे बच्चा थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। बच्चा क्या करता Mm-hmm. है, इस चीज को रट के चला जाता है। और Mm-hmm. मैम जैसे आप लोग भी घर पे क्या होता होगा ना, कपड़े सुखाते होंगे, तो कपड़े सुखाते वक्त आपने कपड़े को गीला किया और कपड़े को बिना फैलाए आपने बस फोल्डेड पोजीशन में कपड़े को डाल दिया और एक Yes, कपड़ा आपने फैला के डाला। अब आप बच्चे yes. से आप उसको ना बच्चे को ना क्लासरूम में ना जब टीचर्स इस तरीके से समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो बच्चा क्या Mm, करेगा, घर पे जाके वो एक्सपेरिमेंट करेगा कि अच्छा ये कपड़ा mm, बहुत फास्ट सूख गया है और ये जो कपड़ा है mm, ना इसको ड्राई होने में टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि mm. उस कपड़े को जब हमने फैलाया तो उसका सरफेस एरिया क्या किया हमने, इंक्रीज कर दिया। लेकिन होता Increase. क्या है कि हमने स्कूल में बस उसे ये बताया कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया और बच्चा इसको रट लिया, लेकिन इसे कभी भी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं किया। तो दिस इज द प्रॉब्लम। अब अगर Mm. बच्चे को आप इंप्लीमेंट करना सिखाइएगा ना, तो बच्चा जितना कॉम्पिटिटिव होगा उसका लर्निंग उतना फास्ट होगा। बहुत सारे पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि सर बच्चे को स्टार्टिंग में प्रेशर बिल्ड हो जाएगा अगर हम ऐसे Mm. कराएंगे, अगर ऐसे Mm. कराएंगे तो बच्चे उस चीज को इंटरेस्टिंग तरीके से लेंगे। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके अंदर इतना क्यूरियोसिटी होता है नए नए चीजों को जानने का, तो वो बहुत Mm. ज्यादा नॉलेज गैदर कर सकते हैं और वो स्किल को ना बहुत फास्ट स्पीड में ग्रो कर सकते हैं अपनी स्किल को। Thank you so much, sir. Which like I understood, learning is around us. Only the thing is that we need to find out. यस मैम, और इसी सारे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। मैं इस प्रोजेक्ट पे पिछले 2.5 साल से काम कर रहा हूँ और पूरी टीम इस पे इसके पीछे काम कर रही है। मेरा जो कॉन्सेप्ट था कि बस ऐसी किसी चीज को स्टार्ट नहीं करना है। व्हेन वी आर डन विथ ऑल आवर कंटेंट, आज के सेशन के बाद ना मैं आप सबको जिस भी क्लास में आपका बच्चा होगा ना, 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड के लिए मैं एक सैंपल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। जस्ट ट्राई कि बच्चे को आप एक बार इवेल्युएट करके देखिए कि आपका बच्चा उस लेवल पे स्टैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो अभी Sure, और भी sure, चीजें sir. हैं इसमें, तो Yes, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, yes, उसके yes, बाद भी अगर yes, आपके yes, अंदर कोई sir. क्वेरी होता है तो यू मस्ट आस्क। ओके मैम। Thank you, sir. Thank you, sir. Great initiative, sir. Great initiative. Thank you so much. थैंक यू मैम। तो यहाँ पे जैसा मैं भी आपको बता रहा था ना कि यहाँ पे एक तरफ हमारा स्कूल का है, दूसरी तरफ हमारा ओलंपियाड का एक स्ट्रक्चर होता है और जो हमारा तीसरा पार्ट होता है वो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है
कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब कोई भी एग्जाम, आप इंडिया में अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं तो यू हैव टू अपीयर इन सर्टेन एग्जामिनेशन। अब होता क्या है कि स्कूल का एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन इन द सेंस कि उनके पास करिकुलम को कवर करने के लिए ना बहुत कुछ है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि बच्चे सिर्फ अपने सिलेबस को ही कवर कर पाते हैं, और जो कंपटीशन का जो लेवल होता है ना, स्कूल और कंपटीशन के लेवल में ना बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत ही बड़ा गैप होता है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया ना इवेपोरेशन का, अगर फिफ्थ स्टैंडर्ड में कोई बच्चा उस कॉन्सेप्ट को नहीं लर्न किया है तो वो सिक्स्थ में उसका गैप और भी बढ़ेगा, सेवेंथ में वो गैप और भी बढ़ेगा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या होता है ना कि जब बच्चा कंपटीशन के लिए जाता है तो उसका जो एकेडमिक लेवल है और ये जो कॉम्पिटिटिव लेवल है, इसमें इतना बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है ना कि उस गैप को 1 या 2 साल की प्रिपरेशन से कवर नहीं किया जा सकता है। तो उस चीज के लिए आप स्टार्टिंग से बच्चे को थोड़ा थोड़ा इसके लिए गाइड कर सकते हैं, और इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी ओलंपियाड का एग्जाम कराया जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक प्रोवाइड किया जाता है एनसीईआरटी। जितना एनसीईआरटी में गिवन है ना, दैट इज मोर देन एनफ। हमें किसी भी अलग स्टैंडर्ड बुक को रेफर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो ऑथर होते हैं ना, एक्चुअली दे आर साइंटिस्ट, और बहुत प्यार से उन्होंने करिकुलम हमारे लिए डिजाइन किया हुआ है। तो अगर बच्चा जो एनसीईआरटी में है उसी को अगर डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ बस क्लियर कर ले तो वो आराम से इस ओलंपियाड के स्किल को मैच कर पाएगा। और जैसे जैसे हर क्लास में ना वो डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा, तो यहाँ पे स्कूल और कंपटीशन के बीच का जो गैप है ना, वो गैप ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। और गैप जब जितना गैप रिड्यूस होता है ना, उतना बच्चा तुरंत जंप कर सकता है स्कूल लेवल से कंपटीशन लेवल पे। इस चीज के लिए ना, जैसे एक गुड हैबिट और बैड हैबिट होता है, तो मैम विल एक्सप्लेन दिस थिंग। गुड हैबिट और बैड हैबिट की अगर हम बात करें तो अभी तक जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि मार्क्स हम लेने के लिए किस तरह की हैबिट डेवलप करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें हम ऐसे डेवलप कर लेते हैं जिसमें कि हमारी जो गुड हैबिट्स है वो पीछे रह जाती है। तो इसमें जो गुड हैबिट्स में अगर हम करेंगे तो वी प्रैक्टिस रेगुलरली, हमारी कंसेप्ट क्लैरिटी रहती है और टाइम मैनेजमेंट रहता है। तो उसमें अभी जो स्किल डेवलपमेंट का जो एकेडमिक्स और उसमें कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव लेवल में जो भी गैप है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, उस गैप को अगर हम इनिशियल स्टेज से ही पकड़ के चलें, है ना, तो उससे हमारी एक तो कंसेप्ट क्लैरिटी हमेशा रहेगी। देन उसके उसके बाद जब हम उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार होंगे और कंपटीशन को हम इजिली ब्रेक कर पाएंगे। लेकिन अगर हम उस गैप के तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो वो गैप हमारा बढ़ता चला जाएगा। इसलिए वी नीड टू डेवलप गुड हैबिट्स राइट फ्रॉम द बिगनिंग। और 21 दिन का एक जो साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि इफ यू आर डेवलपिंग सम हैबिट कंटिन्यूअसली फॉर 21 डेज, यू आर प्रैक्टिसिंग सम हैबिट, 21 दिन तक आप लगातार कर रहे हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो भी हैबिट हम डेवलप कर रहे हैं वो हम राइट फ्रॉम द बिगनिंग डेवलप करें, जिससे कि एट अ लेटर स्टेज जाके हम सडनली वी आर नॉट टेकन अबैक कि हमने तो ऐसा अभी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, अब इसको हम कैसे पकड़ेंगे। तो इसलिए गुड हैबिट्स, अब अगर हम गुड हैबिट्स नहीं डेवलप कर रहे हैं तो नेचुरली वी विल बी डेवलपिंग सम बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स में अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो हम या तो लास्ट मिनट क्रैमिंग करेंगे, है ना, लास्ट मिनट क्रैमिंग में आ जाएंगे, या हम फिर उसको रोड रोड बिना समझे चीजों को रोड लर्निंग में आ जाएंगे, या हम ये करेंगे कि हम ये देखेंगे कि हमारा सिलेबस इतना, हमें इतना इतना अगर हम कवर कर लेंगे इस सिलेबस में तो हम पास हो जाएंगे, उसमें जो डिफिकल्ट चीज़ है जो हमें नहीं समझ में आ रही उसको छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी गुड या बैड हैबिट्स को डेवलप कर लेते हैं। अब जरूरत इसी चीज की है कि वी ऑलवेज डेवलप गुड हैबिट्स। और गुड हैबिट्स डेवलप करने के लिए स्कूल्स का जो भी स्टाइल है उसमें ऑफ कोर्स स्कूल्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट, लेकिन एट द बैक हम अपने आप को उस तरीके से दूसरी हैबिट्स को यूज करके हम वो फोकस ऑन मार्क्स है एंड नॉट ऑन लर्निंग। सो इसलिए ऑलवेज ट्राई टू डेवलप गुड हैबिट्स as against the bad habits. That is very important right from the beginning if we have to be competitive in our life in future. मैम ऐसा भी हम लोग बता सकते हैं ना कि जैसे होता है क्या है कि हम लोग ये सोचते हैं कि कोई अच्छा हैबिट हमें डेवलप करना है, ठीक है, जैसे आज से हम डेली एक्सरसाइज करेंगे,
तो हमने क्या किया है कि हमने सोचा कि हम ये गुड हैबिट डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आज से एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करते हैं, लेट सपोज आज हमने स्टार्ट नहीं किया, हमने कल भी स्टार्ट नहीं किया, हमने परसों भी स्टार्ट नहीं किया, तो अगर हम कोई हैबिट डेवलप नहीं कर रहे हैं, गुड हैबिट अगर डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, बैड हैबिट ऑटोमेटिकली हमारे साथ अटैच हो जा रहा है। कि अगर हम डेली एक्सरसाइज करने का हैबिट डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो डेली एक्सरसाइज नहीं करने का हैबिट हमने डेवलप कर लिया, जो हमें अभी नहीं दिखता है। दिस इज द इनविजिबल प्रॉब्लम। इसका रिपरकशंस जो है ना, इसका जो प्रॉब्लम्स है ना, वो हमें बाद में दिखता है। जैसे बच्चे को अगर हमने स्टार्टिंग में स्किल डेवलपमेंट के लिए नहीं भेजा, तो उसका प्रॉब्लम, अगर बच्चा स्किल डेवलप नहीं कर रहा है, तो स्किल नहीं डेवलप करने का ना उसने एक हैबिट डेवलप कर लिया, तो उस कंफर्ट जोन से निकलना ना बाद में काफी प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर आप बुक्स पढ़ने का हैबिट डेवलप करते हैं तो इट्स अ गुड हैबिट, लेकिन अगर आप बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं ना ऑन अ डेली बेसिस, तो आप बुक्स नहीं पढ़ने का हैबिट डेवलप कर रहे हैं। तो आप कोई भी हैबिट, गुड हैबिट अगर आपने डेवलप किया तो इट्स ओके। अगर आप गुड हैबिट को डेवलप नहीं कर रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उसी टाइम आपने बैड हैबिट को डेवलप कर लिया है, जो अभी हमें दिख नहीं रहा है। तो ये प्रॉब्लम होती है मैम कि गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स में। अभी बैड हैबिट्स में मैम अगर आप देखेंगे ना, तो आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि बोर्ड का पेपर आता है ना, 10th का जो बोर्ड आता है, 12th का जो बोर्ड आता है, उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम टीचर्स यूट्यूब पे आते हैं एंड दे से कि 5 आवर्स में मैं आपका पूरा साइंस का सिलेबस तैयार कर दूंगा और आपको मैं 90 मार्क्स या 95 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर दूंगा। ओके, और प्रैक्टिकली अगर 5 आवर्स में ही वो पूरा सिलेबस तैयार कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने हमें 1 ईयर का टाइम क्यों दिया है उस पर्टिकुलर क्लास को डेवलप करने के लिए। अब होता क्या है कि उसमें 5 आवर्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज बताएंगे, स्टेप्स बताएंगे, और बच्चे क्या करते हैं ना, एक रात पहले ना उस चीज को पूरे अच्छे से क्रैम कर लिए, रट लिए, और जाके कल को पेपर में वो सारा लिख के आ गए। बच्चे का 85 मार्क्स भी आ गया, 90 मार्क्स भी आ गया। बट अगेन जो हमारा कंसर्न था ना, आर मार्क्स एनफ फॉर द फ्यूचर, क्या उस मार्क्स से बच्चे को कुछ बेनिफिट होगा? अभी तो आपने, ठीक है, आपने एक तो पहले ये प्रैक्टिकल पॉसिबल भी नहीं है प्रैक्टिकली कि आप 5 आवर्स में पूरा सिलेबस खत्म कर लीजिए। तो दीज आर द बैड हैबिट्स जिसको हम आम तौर पे ना बहुत इजीली अडॉप्ट करते जा रहे हैं। उसका रिपरकशंस हमें अभी नहीं दिख रहा है, हमें ऐसा लग रहा है क्या ही हो गया, 5 घंटे का हमने अच्छे से पढ़ाई किया और हमने कल 80 मार्क्स लेते आए, तो इसमें क्या गलत है? आप सिर्फ मार्क्स ला रहे हैं, आप सिर्फ उस चीज को ना बिना समझे, बिना दिमाग में प्रोसेस किए, ब्रेन का कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, आप सिर्फ जाके वहां पे एग्जीक्यूट करके आ रहे हैं, तो इससे आपके अंदर कोई स्किल डेवलप नहीं होगा। अब होता क्या है, हम एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे ये कि अभी जो कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं उसमें जैसे कोटा में बहुत सारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, कंपटीशन के लिए दे आर प्रिपेयरिंग। उसमें बहुत अच्छे बच्चे जाते हैं, अच्छे मार्क्स लेके जाते हैं, लेकिन वहां जाके दे फाइंड अ डिफरेंट वर्ल्ड। तो वहाँ क्या होता है कि उसमें से बहुत सारे बच्चे जो कि दे आर नॉट एबल टू कोप अप, दे ड्रॉप आउट। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि मतलब उस सिचुएशन को झेल नहीं पाते कि हम अपने को क्या समझते थे और हमें इसके यहाँ हम कहाँ खड़े हैं। तो दे गो फॉर द एक्सट्रीम स्टेप्स, दैट इज वेरी मतलब बहुत गलत भी है। लेकिन इसको एग्जाम्पल को यहाँ इसलिए देना जरूरी है कि एकेडमिक्स और कंपटीशन में बहुत बड़ा गैप है, इसलिए suddenly we are not taken aback by the competition, so that fulfilling उसको गैप को भरते रहना right from day one, शुरुआत से ही उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें ये जो हम लोग कंपटीशन की बात करते हैं, ये एक्चुअली कंपटीशन का मतलब ये एक प्रोसेस होता है, ये एक दिन का ये कोई इवेंट नहीं होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना मैराथन रेस, उसी तरीके का होता है कि ये जो कंपटीशन होता है बेसिकली, ये जो होता है ना, ये हमारे हैबिट्स का आउटकम ही होता है। जैसे आप एग्जाम से एक रात पहले ना, या एग्जाम के रिजल्ट के दिन आप बहुत परेशान रहते हैं कि रिजल्ट कैसा होगा, क्या होगा। तो वो रिजल्ट का जो आउटकम है ना, वो आपकी पूरी एक साल के मेहनत पे डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोसेस पे फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ एंड रिजल्ट पे फोकस करते हैं। तो वी हैव टू फोकस ऑन प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस जो हम डेवलप करते हैं, ये हम हैबिट के बेसिस पे ही डेवलप करते हैं। तो हमारा, अगर कोई बच्चा जो कॉम्पिटिटिव माइंडसेट का होता है, वो क्या चीज करता है अपने लाइफ में, तो उसकी लाइफ में क्या होता है कि वो थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करता है बहुत अच्छे से ना। वो किसी भी चीज का ना अंडरस्टैंडिंग, आप कुछ बच्चे में देखेंगे कि उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा ना, वो काफी अलग होगा दूसरों से। वो बहुत अच्छे से ना कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकता है, जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया था ना कि कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है। और वो बच्चा जो होगा ना, वो कैसे प्रेशर में क्लैरिटी के साथ रिप्लाई किया जाए। जैसे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था ना, 3 + 3 + 3 = 333, तो ये
कोई भी बच्चा देख के क्या होगा ना, प्रेशराइज हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा बिल्कुल काम माइंड का होगा ना, जिसने स्किल डेवलप किया होगा, वो बहुत आसानी से बताएगा सर दिस इज नॉट इक्वल टू, एंड दैट्स इट। तो कंपटीशन जो है ना, ये एक्चुअली क्या होता है ना कि एक प्रोसेस है, और ये जो प्रोसेस होता है ना, दीज आर द आउटकम्स ऑफ गुड हैबिट्स। अब इसमें हमारे पास सबसे हर पेरेंट्स का एक कॉमन कंसर्न होता है कि मैं अगर हमने अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया तो बच्चे के अंदर कहीं प्रेशर तो नहीं आ जाएगा, बच्चे प्रेशराइज तो फील नहीं करेंगे। और आज के लाइफ में क्या हो रहा है कि बच्चे प्रेशर फील करते हैं, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है, उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को प्रेशर से दूर करें, लेकिन स्किल सिखाना और प्रेशर देना दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। लेट सपोज कि अगर एक छोटा सा बच्चा है जो कि सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा है, अगर आपने उसको स्विमिंग सिखाने के लिए आप उसको स्विमिंग क्लास में भेज रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उसके अंदर एक स्किल डेवलप कर रहे हैं। सेम स्विमिंग कोई 35 ईयर्स के एज में भी सीख रहा है, 35 ईयर्स के एज में भी लोग स्विमिंग सीखते हैं, 40 ईयर्स के एज में भी सीखते हैं, और 60 ईयर्स के एज में भी सीखते हैं। लेकिन जो छोटा बच्चा है उससे हम कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आज आप स्विमिंग सीख रहे हैं तो कल को आपको कहीं पे रिवर में डाइव करना है, या ओशन में डाइव करना है, या कोई सी में डाइव करना है। ऐसा हम उनसे नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। हम उनको बस ये बोलते हैं डेली बेसिस पे, वीकली, मंथली आप थोड़ा थोड़ा इसको प्रैक्टिस करते रहिए। वही बच्चा धीरे 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 ना, जब 17, 18 और 20 ईयर्स के एज में आता है, तो उसने उस प्रैक्टिस के बेसिस पे वो स्किल इतना डेवलप कर लिया है, वो बच्चा कल को ओलंपिक्स में जा सकता है, वो बच्चा, क्योंकि उसके अंदर स्किल आ गया है। लेकिन यही चीज जब आप 35, 40 ईयर्स में लगता है कि नहीं अब मेरे पास टाइम है, अब हम प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, तो आपके पास क्या होता है ना, उस टाइम पे यू आर आउट ऑफ मेनी अपॉर्चुनिटी। आपके पास फिर क्या होता है, धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाता है। और इस चीज को समझाने का एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा दो सिस्टर्स की। दो सिस्टर्स, ये जो दोनों सिस्टर आप देख रहे हैं, टीना डावी एंड रिया डावी, ये दोनों सिस्टर का ना फर्स्ट अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज विद द टॉप रैंक क्लियर हुआ था। तो जब फर्स्ट टाइम टीना डावी ने क्लियर किया ना, तो बहुत लोगों ने ऐसा बोला कि इट्स अ लक फैक्टर, क्योंकि 21 साल की उम्र में कोई लड़की आती है और एक बार में उस एग्जाम को क्लियर करके चली जाती है, तो सबने बोला इट्स अ लक फैक्टर। लेकिन ठीक 5 ईयर्स के बाद उसकी अपनी छोटी बहन रिया डावी, उन्होंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में 21 साल की उम्र में वो आती हैं, और फिर वो टॉप रैंक के साथ पेपर को क्लियर करके चली जाती हैं, और देश का सबसे टफ एग्जाम। तो ऐसा क्या उन लोगों के अंदर वो डिफरेंस क्या था जो हम लोग उस तरीके से समझ नहीं पाते हैं, वो डिफरेंस वो क्या था। तो इनका जब आप इंटरव्यू पढ़ेंगे, जब इनका पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को आप देखेंगे, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनल लाइफ, जब इनके प्रोफेशनल और एकेडमिक्स लाइफ को देखेंगे, तो शी वाज द लीडर ऑफ यूथ पार्लियामेंट ऑल्सो। तो इनका सिर्फ एक ही मकसद था, इनके पेरेंट्स का भी सिर्फ एक ही मकसद था कि हमें अपने बच्चे को ना हर क्लास में जो रिक्वायर्ड है ना, जैसे 6th क्लास के लिए जो रिक्वायर्ड है ना, वो चीज हमें 6th क्लास में ही प्रोवाइड करना है, उसको हमें 7th में लेके नहीं जाना है। और हर क्लास का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, उसको हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ सिर्फ क्लियर करना है। तो इनके साथ क्या हुआ कि जितना अर्ली इन्होंने स्टार्ट किया था ना, इन्होंने जो कहते हैं ना कि जो कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक का जो गैप था, इन्होंने कभी उस गैप को बढ़ने नहीं दिया। रेदर देन ये लोग क्या करते चले गए, अपने गैप को बिल्कुल रिड्यूस कर लिए। तो इनके लिए जंप करना कॉम्पिटिटिव लेवल पे फ्रॉम एकेडमिक्स लेवल, ये काफ़ी ईजी था। तो हम लोग अर्ली प्रिपरेशन इसलिए मैटर करता है क्योंकि क्या होता है ना कि आप जब 5th क्लास में होते हैं, तो वहाँ पे आपका जो फाउंडेशन होता है ना, जो फाउंडेशन आप थॉट प्रोसेस जो होता है ना, उसको आप बिल्ड करते हैं। फिर जैसे आप 5th से 8th स्टैंडर्ड तक पहुंचते हैं ना, तो आपके अंदर एक डेवलपमेंट आता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को आप देख सकते हैं। इसके बाद जब आप 10th तक पहुंचते हैं ना, तो आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो पैटर्न होता है ना, उसको कहीं ना कहीं आपने मास्टरी कर लिया होता है। फिर जब आप 12th में पहुंचते हैं, तो आप 12th के बाद क्या होता है कि आपका स्ट्रीम जो होता है ना, वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो अब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप किसी भी चीज को हिट कर सकते हैं कि अगर मुझे सीए बनना है, अगर मुझे लॉयर, एक गुड लॉयर, ठीक है, अगर मुझे आईआईटी में जाना है, अगर मुझे कहीं पे ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद मुझे सिविल्स में जाना है, मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो यू डू इट विथ अ ग्रेट कॉन्फिडेंस। जैसे मैंने ये दोनों सिस्टर का एग्जांपल दिया है, टीना डावी एंड रिया डावी का, तो इन लोगों का शुरू से एक माइंडसेट था कि मेरा स्किल इतना डेवलप है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर कर लूंगी, और इन दोनों सिस्टर ने वो करके दिखाया है। तो इसलिए ये ऐसा नहीं होता है कि अगर हम अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो हमने अपने बच्चे को कोई प्रेशर के अंदर डाल दिया। नो, इट्स नॉट अबाउट प्रेशर। मेरा बस ये फोकस होता है कि बच्चा जो भी सीख रहा है ना,
उस चीज को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखे। सिर्फ सिलेबस फोकस, सिलेबस कवर करने पे हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। सिलेबस कवर करना एक चीज इक्वली इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ 1 साल का जो टाइम होता है ना, वो काफी होता है कि उस जैसे क्लास 6 के लिए आपको अभी मैंने एग्जांपल दिया ना कि 5 घंटे में भी साइंस का पूरा सिलेबस पढ़ा दिया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने पूरा 1 साल दिया है। तो गवर्नमेंट ने ये जो करिकुलम दिया है आपको 1 साल का, इसलिए बना के दिया है कि कोई 1 साल में आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। तो दिस वाज आवर पॉइंट। अब इसमें और ये जो प्रॉब्लम होता है ना, ये 9th और 10th के बाद ये रिवर्स करना में बहुत मुश्किल होता है। तो 9th और 10th के बाद ये जो प्रॉब्लम होता है ना, इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही बच्चा 9th और 10th में जाता है, अब 10th के बाद 11th में जाने पे ना, अब वो जो इनविजिबल प्रॉब्लम है ना, अब धीरे धीरे विजिबल होने लगता है। अब आप देखेंगे बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो ज्यादातर सीरियस कब होते हैं, जब उनका बच्चा 10th में होता है और 10th के बाद जब उनको कहीं पे एडमिशन लेना होता है 11th और 12th में, वहां पे वो सीरियस होते हैं। और वहां पे बच्चा अगर आर्ट्स लिया, साइंस लिया या फिर कॉमर्स लिया, जब उसे मैथ समझ नहीं आ रहा है, जब उसे साइंस समझ नहीं आ रहा है, तो अब गार्जियंस को लगता है कि अब हम इस ट्यूशन में भेजें, हम यहाँ भेजें। एक सब्जेक्ट के लिए इनफैक्ट ऐसा होता है ना कि पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप अलग अलग ट्यूटर के पास जा रहे होते हैं, कि फिजिक्स के अंदर हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, हम इस ट्यूटर के पास गए। तो प्रॉब्लम अब ट्यूटर के पास जाने से बहुत कुछ रेक्टिफाई नहीं हो रहा है, वो सिर्फ यही हो रहा है कि आप 11th क्लास को पास कर लेंगे। दिक्कत कहाँ थी? तो दिक्कत पहले ही थी। जो पहले जो दिक्कत थी ना, आपने उसको कभी भी रेक्टिफाई नहीं किया है, क्योंकि वो जो बेसिक फाउंडेशन था ना, वो तो बच्चे का कभी डेवलप नहीं हुआ। अब वो जो प्रॉब्लम है ना, वो धीरे धीरे अब दिखना शुरू होता है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था ना, वो इनविजिबल प्रॉब्लम पे हमारा फोकस था, कि उस प्रॉब्लम्स को हमें रिकॉग्नाइज करना होता है। और यही जो चीज होता है ना, ये जो हमारे स्मार्ट पेरेंट्स होते हैं ना, ये एक्चुअली में अर्ली फेज में ये करते क्या है, तो ये बच्चे के गैप को पहले डायग्नोस करते हैं कि बच्चा कहाँ पे लैक कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है। वो उनका वो अर्ली असेसमेंट करते हैं, उसको स्ट्रक्चर्ड लर्निंग अप्रोच देते हैं, और जो स्किल्स है ना, वो एकेडमिक्स के साथ कॉम्बाइन करते हैं। अब यही जो था ना, इनके पेरेंट्स ने किया था। अगर आप इनके पेरेंट्स का देखेंगे तो इनके दोनों जो पेरेंट्स हैं ना, वो सिविल सर्वेंट है, बट उन्होंने क्या किया, उनकी जो मदर है ना, उन्होंने अपना जॉब छोड़ा, सिविल सर्विसेज जैसा जॉब उन्होंने क्विट किया, जस्ट कि अपने दोनों बच्चों को प्रॉपर स्किल सिखा सकें और प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोवाइड कर सकें। और ये प्रूवन एग्जाम्पल है। अगर उनकी सिर्फ एक बेटी क्लियर की ना जब स्टार्टिंग में, तो सबने बोला कि ये तो लक फैक्टर था, लेकिन जब सेकंड बच्चे ने क्लियर किया, तो देन पीपल रिकॉग्नाइज नो, इट्स अ साइंटिफिक थिंग, कि इट इज अचीवेबल। अगर आप बच्चों को शुरू से स्किल सिखा रहे हैं, तो काफी इजीली वो बच्चे अचीव कर लेते हैं उस चीज को। और बीइंग एज ए पेरेंट्स, हमें ये सब चीज थोड़ा सा नहीं करना चाहिए। जैसे होता है क्या आमतौर पे कि जब क्राइसिस हिट होती है ना, तब हम परेशान होते हैं कि अब बच्चे के लिए हम क्या करें। तो वी शुड नॉट बी अ पेरेंट्स, जो ये तारी जमीन पे वाले जो पेरेंट्स हैं ना, ऐसा अप्रोच हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। और बेसिकली क्या होता है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं बाद में कर लेगा, अभी इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो टॉपिक आज के डेट में करना है उसकी रिक्वायरमेंट आज ही है। अब यहाँ पे इस चीज को बताने के लिए कि हम लोग बड़ा क्लास, इट्स अ कोलैबोरेशन ऑफ बड़ा क्लास एंड आईबीएस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को कैसे कवर कराते हैं, तो हमारा जो सबसे पहला जो कंसर्न है वो स्मॉल बैचेस का कंसर्न है। यहाँ पे क्या होता है स्मॉल बैचेस, अब देखिए मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे। लेट्स सी कि वन ऑफ द एग्जांपल खान सर, सब जानते होंगे उन्हें, और ही इज अ ग्रेट टीचर, इवन आई ऑल्सो फॉलो हिम। वो उनका पढ़ाने का तरीका, वो सब कुछ बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन मेरा सिर्फ प्रॉब्लम इससे रहता है कि जब वो पढ़ा रहे हैं, तो वहां पे 2000, 3000 और 5000 के स्ट्रेंथ में बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव लेवल पे हो सकता है कि बच्चे उस चीज को एक्सेप्ट कर भी ले, लेकिन क्या होता है कि हम कितना अच्छा डिलीवर कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। मैटर साथ साथ ये भी करता है कि बच्चा कितना अच्छा रिसीव कर रहा है। अगर हम बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, और बच्चा अगर उस चीज को रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो देयर इज अ लैक। हमें उस लैक को फिर खत्म करना है, उस गैप को फिर हमें रिकॉग्नाइज करना है। तो बड़े बैच में क्या होता है ना कि कौन से बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, वो बच्चा क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसका क्या वीकनेस है, उसका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो टीचर को पता नहीं होता है। टीचर सिर्फ अपना प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, आके डिलीवर करते हैं। लेकिन व्हेन द बैचेज आर स्मॉल, तो एक एक बच्चे के बारे में पता होता है कि हाउ दिस चाइल्ड इज डूइंग, इस बच्चे के अंदर क्या कमी है, इस बच्चे के अंदर क्या
अच्छा बात है कि हम उसको कहाँ पे बेहतर और कर सकते हैं और जो कमी है उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा स्मॉल बैच का एडवांटेज होता है। हमारे यहाँ हम लोगों ने पूरा जो कंटेंट तैयार किया है ना, वो इसी तरीके से तैयार किया है कि हमारा कॉन्सेप्ट के साथ साथ स्किल इंटीग्रेशन हो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि हम लोग पर्सनल अटेंशन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। जो हमारा फोर्थ चीज है कि हम लोगों ने आज की डेट में टेक्नोलॉजी को बिल्कुल भी साइडलाइन करना ये भी अच्छा नहीं है, और 100% टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो जाना ये भी अच्छा नहीं है। तो जो टेक्नोलॉजी एक्चुअली क्या होता है ना, इट्स अ बून और कर्स डिपेंडिंग अपॉन हाउ वी यूज इट। तो जो बून वाला पार्ट है ना, कि टेक्नोलॉजी से हमें जितना एडवांटेज लेना है उस चीज का भी हम लोगों ने एडवांटेज लिया है। अपने पूरे कंटेंट को क्रिएट किया है हम लोगों ने उस तरीके से कि बच्चे को क्या होता है ना, विजुअल्स, जब आप बच्चे को कोई चीज का विजुअल्स देते हैं तो बच्चा बहुत लंबे टाइम तक उस चीज को याद रखता है। और अगर आप बिल्कुल बोरिंग सा अगर ऐसा कुछ करा रहे हैं, बच्चे के अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं आ रहा है, बच्चे उस चीज को याद नहीं रखेंगे। और बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो हमारे ऑफलाइन सेंटर पे नहीं आ सकते हैं, तो हम लोगों ने दोनों चीज को ओपन किया हुआ है, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस दोनों तरीके से आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। और चाहे ऑफलाइन क्लास होगी चाहे ऑनलाइन क्लास होगी, द क्लास स्ट्रेंथ विल नॉट बी मोर देन 25। ये हम लोगों का क्लासरूम है जहाँ पे हमारे बच्चे हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटा सा क्लासरूम हम लोगों ने इसी तरीके का क्लासरूम डेवलप किया है, जहाँ पे बिल्कुल लिमिटेड स्ट्रेंथ के साथ बच्चे का स्किल कैसे डेवलप हो इस चीज पे हम लोगों का फोकस रहता है। अच्छा, हम लोग इस चीज के लिए एक फ्री इनरिचमेंट सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 14th मार्च टू 21st मार्च। 14th मार्च से 21st मार्च में एक 6 दिन का एक फ्री सेशन होगा, जहां पे हम लोग एक इनरिचमेंट सेशंस बच्चे के लिए करेंगे। आप खुद ही उस बच्चे के अंदर डिफरेंस देख सकते हैं कि बच्चा उस क्लास को कितना इंटरेस्टिंग लेता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग यहाँ पे क्लास को कभी ऑफ करते हैं ऑन एनी वैकेशन, जैसे अभी 26 जनवरी को मैंने क्लास को ऑफ किया था, बहुत सारे बच्चों का इस तरीके से मैसेज आ रहा था, सर प्लीज कीप आवर क्लास, वी डोंट क्लोज आवर क्लास फॉर टुडे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो इंटरेस्ट ना वो डेवलप हो जाता है, उन्हें लगता है कि नहीं मुझे क्लास जाएंगे तो मैं कुछ सीखूंगा। वो काफी हैप्पी मोड में आते हैं और जाते भी बहुत हैप्पी मोड में है। तो इसलिए हम लोगों ने 6 डेज का एक फ्री इनरिचमेंट सेशन रखा है। दूसरा, हम लोग पूरी तरीके से पेरेंट काउंसलिंग कॉल पे भी फोकस करते हैं कि क्लास के बाद अगर किसी बच्चे में, जैसे हम लोगों ने होमवर्क दिया या कुछ हम लोगों ने प्रोवाइड किया, उसके बाद भी अगर आपके बच्चे में अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है, तो हम लोग डायरेक्टली पेरेंट्स को इस चीज को बताते भी हैं कि आपके बच्चे के अंदर ये गैप है, हम लोग इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लिए हैं, साथ ही साथ आप भी इस चीज को रिकॉग्नाइज करिए, और साथ मिलकर जब आप फोकस करेंगे तो वो बच्चा जो होगा ना वो बिल्कुल फिर सही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। और जो सीट्स, ऑब्वियस सी बात है कि हमारा सीट्स लिमिटेड है क्योंकि हमारा जो बैच है वो काफ़ी स्मॉल है, और आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। रेस्ट, अभी इस सेशन के बाद आप लोगों को ग्रुप पे क्लास 5th से 10th स्टैंडर्ड तक का एक सैंपल पेपर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो आज के डेट में आप एक बार बच्चे से बोलिए कि कभी भी, अभी क्योंकि पेपर चल रहा होगा, बहुत सारे बच्चों का पेपर स्टार्ट हो रहा होगा, हो सकता है अभी वो नहीं बनाए, जब भी उनको टाइम मिलता है तो आधे घंटे का एक टाइम लेके उस सैंपल पेपर को एक बार बनाएं, और उसमें जो भी क्वेरी आता है क्या उन्होंने बनाया, आप उसको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, मेल कर सकते मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर अगर कोई आसपास रहते हैं तो वो हमारे सेंटर पे आ सकते हैं, अपने पेपर को इवैल्यूएट करवा सकते हैं। सो दिस वाज ऑल, कि दिस सेशन वाज ऑल अबाउट। अगर किसी भी पेरेंट्स के मन में किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन जस्ट आस्क अस। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट या क्वेरी है आपके मन में तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। एनीवन? जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 5th to 10th तक के सबके इकट्ठे सबके नहीं, सबके अलग अलग ना। अलग अलग हाँ, 5th क्लास के अलग हैं, 6th क्लास के अलग है। तो लास्ट में मैं आप लोगों को बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जो पेरेंट्स का एक सिंपल सा कंसर्न होता है कि सर हमारा स्कूल का सिलेबस इफेक्टिव हो, मतलब काफी ज्यादा इम्पैक्ट होगा अगर हम कुछ और कोर्सेज कराते हैं। मेरा सिर्फ एक ही चीज बोलना है कि देखिए, स्कूल का सिलेबस बच्चे को आप जितना कॉम्पिटिटिव बनाते हैं ना, बच्चे का लर्निंग स्पीड उतना फास्ट होता है। अगर बच्चे का लर्निंग स्पीड फास्ट होगा तो बच्चे स्कूल के करिकुलम को जितना अच्छे तरीके से सीखेंगे, यही तो हमारा भी कॉन्सेप्ट है कि डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो बच्चे को कॉम्पिटिटिव और बच्चे को स्किलफुल बनाइए। दैट्स इट। सो थैंक यू। We will again see you all in the next session, and thank you ma'am for coming over here. सो हमारी कोशिश थी कि हम जो आज की जो
एनवायरनमेंट है उसमें और किस चीज़ की ज़रूरत है जिससे कि हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव हमेशा रहें एंड दे आर नॉट टेकन अबैक, कि फ्यूचर में जब उनको कंपटीशन के लिए तैयार होना पड़े तो दे आर फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको हमारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इवन देन अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो वी आर फ्री टू डिस्कस इट विथ यू। सो दैट्स ऑल फॉर